71 सिंपल सा क्वेश्चन है, बॉटनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट इज़, कि जो हम सामान्य जो ब्रेड व्हीट जिसकी हम चपाती बना के खाते हैं, इसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो सीधी सी बात, हम डायरेक्ट ऑप्शन करने की बात करते हैं तब तो हम ट्रिटिकम एस्टाइवम जो सेकंड ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे। देखो पेपर में तो आपको ट्रिटिकम एस्टाइवम ही टिक करना है, और इससे सिंपल क्वेश्चन तो बहुत ही रेयर होते हैं कि इतने सिंपल क्वेश्चन आएँ और आपको फटाफट करने से क्या है कि आपका टाइम भी बच जाता है। लेकिन जैसा कि हम सब ही जानते हैं कि पेपर में तो कभी भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बाकी जो ऑप्शंस में दिए हुए होते हैं तो बहुत सोच समझ के पेपर बनाया जाता है। पेपर सेटर भी बहुत दिमाग लगाते होंगे, और अगली बार जो पेपर सेट होगा तो ओबियसली उसमें पुराने पेपर से भी कुछ ना कुछ हेल्प है वो ली जा सकती है। तो हर एक चैलेंज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है ट्रिटिकम टर्जिडम, और ट्रिटिकम जो टर्जिडम है उस ट्रिटिकम टर्जिडम की अगर हम बात करें तो इसको पास्टा वीट या मार्कोनी वीट भी बोलते हैं। देखिए हमारा जो ब्रेड वीट है वो हेक्साप्लॉइड है, उसके अंदर ए जीनोम, बी जीनोम एंड डी जीनोम, इसकी दो कॉपीज होकर के ये हेक्साप्लॉइड है, एलो हेक्साप्लॉइड है, यानी कि इसमें 3 अलग अलग जीनोम का समावेश हो रखा है। और जो जीनोम का डिप्लोडाइजेशन है ये सब इवेंचुअली हुआ है, इवोल्यूशन के दौरान हुआ है, ये कोई मैन मेड सीरियल नहीं है। ट्रिटिकल वगैरह जो मैन मेड सीरियल हैं वो भी आपको ध्यान रखने चाहिए। तो ट्रिटिकम टर्जिडम की अगर हम बात करें तो ये मार्कोनी वीट है, और इसका जीनोम ए और बी टाइप का होता है। ये टेट्राप्लॉइड होता है, एलो टेट्राप्लॉइड होता है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिटिकम एस्टाइवम की बात करें तो ये हमारा ब्रेड वेट है, ये हेक्सो एलो पॉलीप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है और एलो पॉलीप्लॉइड है। ए बी और डी जीनोम इसके अंदर डिप्लोडाइजेशन के बाद में आ रखे हैं। मेजर रूप से ग्लोब के ऊपर जिस गेहूं का उत्पादन और कंजप्शन होता है वो ट्रिटिकम एस्टाइवम ही है। हालांकि ट्रिटिकम टर्जिडम है ये भी कुछ भागों में उगाया जाता है और ये भी खाने के काम में आता है, लेकिन मोस्टली जो है दैट इज़ ट्रिटिकम एस्टाइवम। इसके बाद में तीसरा नाम आपको दे रखा है ट्रिटिकम मोनोकोकम। तो ट्रिटिकम मोनोकोकम जो है उस मोनोकोकम को एक्चुअल में आप जब गेहूं का एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें ये सारे नाम आते हैं। तो ट्रिटिकम मोनोकोकम को हम आयन कॉर्न वीट भी बोलते हैं, और ये डिप्लॉयड वीट है। इसमें केवल ए प्रकार का जीनोम है, यानी कि जब वेरी फास्टली जो ये इवोल्यूशन हुआ था तो स्टार्टिंग में ए और बी वाले जीनोम, तो ए वाला आया था ट्रिटिकम मोनोकोकम से, और बी वाला आया था एक जंगली घास है जिसका नाम एजिलोप्स स्पेल्टॉइड्स के नाम से हम जानते हैं। तो बी जीनोम का जो सोर्स है वो एजिलोप्स स्पेल्टॉइड्स है, और डी जीनोम का जो सोर्स है वो है ट्रिटिकम टेस्ची। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सिंपली हम इसको कर सकते हैं ट्रिटिकम एस्टाइवम। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। कॉटन की बात करें, मालवेसी का ही पौधा है, वेरी करेक्ट मैचिंग है कि जो गोसिपियम प्लांट जिसको हम जानते हैं कॉटन के लिए, हम इसका कॉमर्शियल कल्टीवेशन भी करते हैं और जो फाइबर प्राप्त करते हैं वो मालवेसी कुल का ही पौधा है। और जैसा कि हम कॉटन की बात करें तो कॉटन जो रेशा प्राप्त होता है वो इसके बीजों के ऊपर जो हेयर्स पाए जाते हैं, जो रोम पाए जाते हैं, मल्टीसेलुलर जो हेयर्स हैं सेलुलोज से बने हुए, जिनको अपन लिंट और फज बोलते हैं, वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन में काम आते हैं। विदानिया, विदानिया का पूरा नाम विदानिया सोमनीफेरा, ये अश्वगंधा के पौधे का नाम होता है, और इसका जो मुख्य यूटिलाइजेशन है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी की वजह से होता है कि इसकी जड़ों के अंदर काफ़ी सारे एल्कलॉइड्स हैं वो स्टोर्ड रहते हैं, उन्हीं की वजह से इनका जो यूज है वो औषधीय पादप के रूप में होता है। ये सोलानेसी कुल का पौधा है, ये करेक्ट भी, ये मैच भी बिल्कुल करेक्ट है। कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो कोफिया अरेबिका, ये रूबियसी कुल का ही पौधा है, और जो पौधे के बीज होते हैं उन बीजों को रोस्ट करके कॉफ़ी तैयार की जाती है, ये भी बिल्कुल से सही बात है। और लास्ट में जो चौथा दे रखा है कि टी एपोसाइनेसी, नहीं, जो चाय होता है, जो चाय पत्ती हम इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने के लिए, वो एपोसाइनेसी का पौधा नहीं है, ये थिएसी फैमिली का पौधा है। और जो चाय का बॉटनिकल नेम होता है दैट इज़ कैमेलिया साइनेंसिस, और जो पौधे की जो छोटी पत्तियाँ होती हैं, जो यंग लीव्स और टेंडर जो लीव्स होते हैं, उन लीव्स को प्रोसेस करके जो चाय है वो बनाई जाती है। तो गलत जो मैच है पेयर दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 कि टी एपोसाइनेसी का पौधा ना होकर के थिएसी का पौधा है।
फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टेक्निकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगरोस जेल। कि जब अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो डिफरेंट साइज़ के जो डीएनए होते हैं उनको हम अपनी उनकी मोबिलिटी के आधार पे सेपरेट बैंड्स के रूप में प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो बड़े डीएनए होते हैं वो मूवमेंट्स धीरे करते हैं तो वो पीछे के बैंड में प्राप्त होते हैं, और जो छोटे डीएनए फ्रैगमेंट होते हैं उनका मूवमेंट फास्ट होता है तो वो कंपेरेटिवली जो आगे के बैंड्स हैं, जो दूर तक चले गए बैंड होते हैं, उनमें हमें प्राप्त होते हैं। तो जो भी डीएनए बैंड्स हमें मिलते हैं वो पर्टिकुलर जो लेंथ है डीएनए फ्रैगमेंट की उसको बता रहे होते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग ये सेपरेशन होता है। लेकिन जब हम ये बैंड्स प्राप्त कर लेते हैं तो उस एग्रोस जेल में से उस डीएनए को काट करके अलग करना, पीस के रूप में काट करके अलग करना, ये क्या कहलाता है? दिस स्टेप इज़ नॉन एज, कि इस स्टेप को क्या कहते हैं? तो देखो, ब्लॉटिंग, इल्यूशन, क्लोनिंग, टैगिंग, ये 4 नाम आपको दे रखे हैं। तो देखा जाए तो जो पूरे जो बैंड्स आते हैं उनमें से किसी एक बैंड को काट करके अलग करना, ये कहलाता है इल्यूशन। ऐसे ही जब हम जो क्रोमेटोग्राफी वगैरह करते हैं, HPLC वगैरह करते हैं, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे भी जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल चैम्बर से बाहर निकलते हैं उनके लिए भी इल्यूशन वर्ड ही इस्तेमाल होता है। तो आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे। ब्लॉटिंग के अंदर जैसे अपन साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ये सब वर्ड काम में लेते हैं। ब्लॉटिंग के अंदर उसको किसी जेल के ऊपर स्थानांतरित किया जाता है, चिपकाया जाता है, तो ये चीज़ अलग है। क्लोनिंग का मतलब अलग होता है कि हूबहू दूसरी कॉपी तैयार करना, ये क्लोनिंग होता है। टैगिंग का मतलब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैग लगाना, जैसे कोई सीक्वेंस आपने लगा दी हो, कोई क्रोमोजेनिक सब्सटेंस आपने लगा दिया हो, कोई रेडियो एक्टिवली चीज़ आपने लगा दी हो, कोई एंटीबॉडी आपने लगा दी हो, जिसकी वजह से किसी चीज़ को ढूंढना आसान हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज टैगिंग। तो हमसे जो पूछा था कि जो बैंड्स हैं उनमें से किसी एक बैंड को काट करके बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? तो दैट इज़ कॉल्ड इल्यूशन। हिंदी में आप इसको क्षालन बोलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। देखिए, अभी ऊपर 72 में बात की थी और उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये आ गया कि द कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट। कि जो कपास का रेशा होता है वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो बड दे रखा है, स्टेम दे रखा है, सीड दे रखा है, फ्लावर दे रखा है। तो आपको मैंने बताया था अभी कि जो बीज होते हैं, बीजों का जो सीड कोट होता है, उस सीड कोट के ऊपर आउटग्रोथ के रूप में जो हेयर्स हैं ये डेवलप होते हैं। और ये 2 प्रकार के हेयर होते हैं। छोटे हेयर को अपन फज बोलते हैं और बड़े हेयर्स को अपन लिंट बोलते हैं। और जो आर्थिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रोम होते हैं वो लिंट वाले होते हैं, और उन्हीं की क्वालिटी के आधार पर जो कपास का फाइबर है उसका डिटर्मिनेशन होता है। तो बीज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की जूट। 2 प्रकार के जूट होते हैं, वाइट जूट, टोसा जूट। तो टोसा जो जूट है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये किससे प्राप्त होती है? तो पौधों के नाम दे रखे हैं आपको, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, कॉर्कोरस ओलिटोरिस, कॉर्कोरस इरिडियोइस। तो इनमें से सही पौधा कौन सा है जिससे ये प्राप्त होती है? तो एक्चुअल में देखा जाए तो जो भारत के जो क्षेत्र हैं, मोस्टली जो गैंगेटिक डेल्टा है, जो साथ में बांग्लादेश के भाग भी इसमें जुड़ जाते हैं, तो वहाँ जो मुख्य रूप से जूट की खेती होती है वो पौधा कॉर्कोरस ओलिटोरिस है। और जिससे सफ़ेद जूट प्राप्त होता है वो पौधा, वाइट जूट जो पौधा है वो होता है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, भारत के हिसाब से बात करें, तो मुख्य रूप से जो जूट का उत्पादन जिस पौधे से लिया जाता है दैट इज़ कॉर्कोरस ओलिटोरिस। और अगर हम इसके टैक्सोनॉमिकली बात करें तो ये टीलियेसी कुल का पौधा है। और जो टीलियेसी कुल के पौधे हैं वो थोड़े से इम्पोर्टेंट, जैसे अपने राजस्थान के अंदर जो सिसेमा मिंडिकम है जिसको अपन तिल के रूप में जानते हैं, वो भी इसी कुल का पौधा है। और कंपैरेटिव बात करें कि वाइट जूट से टोसा जूट का कंपैरिजन करें तो हालांकि ये भी बास्ट फाइबर का ही एग्जांपल है कि जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है वहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स के रूप में, फैन शेप स्ट्रक्चर्स के रूप में ये जो स्कलेनकाइमेटस पैचेज हैं वो बनते हैं और उनको बाद में जूट फाइबर्स के रूप में प्रोसेस किया जाता है। तो टोसा जूट जो है वो वाइट जूट की तुलना में थोड़ा सॉफ्ट होता है, सिल्की होता है, स्ट्रॉन्गर होता है।
इसलिए ये जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस की तुलना में। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन जिनके साथ आपका डिस्कशन रहा मेरा। तो आई होप चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो लेट्स गोइंग ऑन, चीज़ों से फ़ायदा उठाते रहिए। थैंक यू। और इसमें पूछा गया है कि एस्केरिस की देह गुहा है, बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बॉडी कैविटी या सिलोम, इसे हम सिलोम कहते हैं, ये क्या होती है, किसे कहते हैं। सिलोम बॉडी वाल और गट वाल या कहें तो आहार नाल की भित्ति के मध्य स्थित कैविटी सिलोम या बॉडी कैविटी कहलाती है। और ये जो बॉडी कैविटी होती है जो किसके बीच में है, बॉडी वाल के और गट वाल या एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के बीच में जो ये कैविटी है यह मेसोडर्म से आश्रित होती है, मेसोडर्म से लाइंड होती है। अब सिलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर जंतुओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है या क्लासिफाइड किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करें तो एसिलोमेट्स। एसिलोमेट, ए मीन्स एब्सेंस, यानी जिनमें सिलोम एब्सेंट हो, जिनमें सिलोम एब्सेंट हो उसे हम एसिलोमेट कहते हैं। इनमें सिलोम अनुपस्थित होती है। अगर उनमें अंग मौजूद होते हैं तो वो अन्य ऊतकों में एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। इसका उदाहरण है प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस इस एसिलोमेट ग्रुप का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं स्यूडोसिलोमेट्स की। दूसरा, इसको सिलोम के आधार पर हम जीवों को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो जो दूसरा भाग है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो मीन्स होती है फॉल्स, इट मीन्स इसमें सिलोम होती है लेकिन वो फॉल्स होती है, स्यूडो होती है, फॉल्स कैविटी पाई जाती है, बॉडी कैविटी पाई जाती है, वो फॉल्स प्रकार की होती है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसे फ्लूइड फिल्ड कैविटी कहते हैं। इनमें जो बॉडी कैविटी है वो फॉल्स कैसे है, क्योंकि इनकी जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से आश्रित नहीं होती है और मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के मध्य पैचेज के रूप में प्रेजेंट होता है। जो एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है उसके बीच में पैचेज के रूप में जगह जगह पर मेसोडर्म धंसा होता है, प्रेजेंट होता है। इसका उदाहरण हो गया एस्केहेल्मिन्थेस। अब यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज, तो अब इसमें इसका भी हमने पढ़ा स्यूडोसिलोमेट्स। इसका एग्जाम्पल होता है एस्केहेल्मिन्थेस और एस्केहेल्मिन्थेस के अंतर्गत ही, यानी इसका उदाहरण ही है एस्केरिस। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 स्यूडोसील। अब हम बात करते हैं सिलोमेट्स, यानी तीसरा प्रकार जो होगा, जीवों को सिलोम के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया है। जो तीसरा भाग है वो है सिलोमेट। इनको हम यू सिलोमेट्स भी कहते हैं। यू सिलोमेट्स या क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इनमें जो सिलोम होती है वह ट्रू प्रकार की होती है, मेसोडर्म से आश्रित होती है, इसलिए इसको ट्रू सिलोम भी कहते हैं। इनके सिलोम में जो फ्लूइड भरा होता है वो सिलोमिक फ्लूइड कहलाता है और इसका मुख्य कार्य होता है सिंपल सर्कुलेटरी के रूप में काम में आते हैं। ये जो सिंपल सर्कुलेशन के काम में आता है किसी एक ऑर्गेनिज्म में। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स सच एज फूड, गैसेस, वेस्ट मटेरियल एट्सेट्रा। तो सिलोमिक फ्लूइड जो है वो सर्कुलेशन के काम में आता ही आता है। इसके अलावा फूड हो गया, गैसेस हो गई, वेस्ट मटेरियल्स हो गए, इनके ट्रांसपोर्टेशन में भी काम में आते हैं। और इसको आगे 2 भागों में बांटा गया है, साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम। साइजोसिलोम जो भ्रूणी मेसोडर्म होती है उसके स्प्लिटिंग से बनी होती है। ये जो बनती है ये मुख्य रूप से 4D ब्लास्टोमियर सेल्स से बनती है। इसके एग्जाम्पल हैं साइजोसिलोम के एग्जाम्पल है फाइलम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और एंटेरोसिलोम
इनमें मेसोडर्म का निर्माण एम्ब्रियोनिक गट, जिसे हम एंटेरोन कहते हैं, कि दीवार से होता है। एंटेरोसिलोमिक पाउचेज कहते हैं इन्हें। इसके एग्जाम्पल हो गए एकाइनोडर्म और कॉर्डेट्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर 1 की। तो हमने अभी बात की सिलोम के बारे में, और इसका राइट आंसर भी हमने देख लिया कौन सा है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन क्या होता है? सिलेंट्रॉन द सैक लाइक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑफ निडेरियन और एक्टिनोफोरा विद ए सिंगल ओपनिंग द माउथ, यानी थैले जैसी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी युक्त निडेरियन या टिनोफोरा के जो सदस्य हैं, जिनमें केवल एक ही ओपनिंग होती है, जिसको हम मुख बोलते हैं। जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है उसका केवल एक ही ओपनिंग है, जिसे हम बोलते हैं माउथ। और ये जो इसमें कैविटी है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसको हम बोलते हैं सिलेंट्रॉन। तो ये निडेरियन टिनोफोरा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें एंटेरोसिल, और ऑप्शन नंबर 2 हमने देख लिया इसका राइट आंसर। एंटेरोसिल की अभी हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की हीमोसिल। हीमोसिल क्या होती है? द कैविटी बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। इनके द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है अंगों के मध्य में। जो गुहा या कैविटी मौजूद होती है आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों में, मोलस्का संघ के सदस्यों में, उसे हम हीमोसिल कहते हैं। और इसके द्वारा इनमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। राना बिलोंग्स टू द ऑर्डर। राना टिग्रिना का गण कौन सा है? तो राना टिग्रिना हम जानते हैं क्लास एम्फीबिया के अंतर्गत आता है। और क्लास एम्फीबिया को आगे 2 सब क्लासेस में बांटा गया, स्टिगोसेफेलिया एंड लिस एम्फीबिया। स्टिगोसेफेलिया को हम देखते हैं, जो सब क्लास स्टिगोसेफेलिया है, इसके अंतर्गत सभी विलुप्त हो चुके जीवों को शामिल किया गया है। इसको आगे मुख्य रूप से 3 ऑर्डर में हम पढ़ते हैं, लेरिंथोडोंसिया, फाइलोस्पोंडाइली एंड लेपोस्पोंडाइली। तो इस प्रश्न में दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो है लेपोस्पोंडिली। तो राना टिग्रिना का ये गण नहीं होगा, क्योंकि ये तो स्टिगोसेफिलिया सब क्लास के अंतर्गत आता है, जो विलुप्त हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं लिस एम्फीबिया सब क्लास की। तो इसको आगे 3 ऑर्डर में बांटा गया है। एपोडा, जिसको जिम्नोफियोना भी बोलते हैं, यूरोडेला, जिसे कॉर्डेटा भी बोलते हैं, एन्यूरा, जिसे सेलियंशिया भी कहते हैं। एपोडा इसके नाम से स्पष्ट है। ग्रीक वर्ड ए मीन्स एब्सेंट प्लस पोडोस मीन्स फुट। इसे जिम्नोफियोनम भी कहते हैं। ग्रीक वर्ड जिम्नोस मीन्स नैक्ड, ऑफियोनियोस मीन्स सर्पेंट लाइक। ओके, तो सांप के जैसे जीव जो हैं, जिनमें फूट नहीं पाए जाते, इनको एपोडा के अंतर्गत रखा गया है। इसका एग्जाम्पल है इक्थियोफिस। यूरोडेला, ग्रीक वर्ड ओयूरा मीन्स टेल, डेलोस मीन्स विजिबल, यानी इनमें पूंछ होती है, वो विजिबल होती है, पूंछ पाई जाती है। इसको कॉर्डेटा भी बोलते हैं। लैटिन वर्ड कोडा मीन्स टेल, यानी इसमें टेल प्रेजेंट होती है। इसका एकदम सर्व सामान्य उदाहरण इसका जो है वो है एम्बाइस्टोमा। एन्यूरा, एन्यूरा ग्रीक वर्ड एन मीन्स एब्सेंट, यूरा मीन्स टेल, पूंछ इसमें नहीं होती। लैटिन वर्ड इसका जो सेलियंशिया है, उसको वो लैटिन वर्ड से बना हुआ है। सेलियंस मीन्स लिपिंग, कूदने वाले प्राणी। इसका एग्जाम्पल है राना टिग्रिना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा एन्यूरा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। रेबिट का बिल क्या कहलाता है? सिंपल सा प्रश्न है, इसका उत्तर हम सब जानते ही हैं। रेबिट के बिल को वॉरेन कहते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। 97 में
प्रश्न पूछा गया है कि कपी में यानी ऐप में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। अब ये जो 4 प्रकार दिए गए हैं, ये चारों प्रकार प्लेसेंटा का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जब उनके ओरिजिन के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उसको सामान्यतः 4 भागों में बांटते हैं। यॉर्क सेक प्लेसेंटा, एलेंटोइन प्लेसेंटा, एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा और कोरियोनिक प्लेसेंटा। तो बारी बारी हम सब की बात कर लेते हैं। यॉर्क सेक प्लेसेंटा क्या होता है? मेटाथीरिया प्राणियों में यॉर्क सेक तथा कोरियोन के द्वारा प्लेसेंटा बनती है। इसका एग्जाम्पल कंगारू मेटाथीरियन के अंतर्गत आते हैं। एलेंटोइन प्लेसेंटा, यह एलेंटोइन्स तथा मैटरनल व फीटल टिश्यू के परस्पर अंतर प्रवेशन से निर्मित होती है। अधिकतर यूथेरियंस इसके अंतर्गत आते हैं। एलेंटो कोरियोनिक प्लेसेंटा, इसमें एलेंटोइस और कोरियोन के फ्यूज़न से प्लेसेंटा का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया रूमिनेंट्स। कोरियोनिक प्लेसेंटा, केवल कोरियोन से ही बना हुआ प्लेसेंटा कोरियोनिक प्लेसेंटा कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं मनुष्य और एप। और हमें प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि एप में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कोरियोनिक प्लेसेंटा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, सेलेक्ट करेक्ट पेयर। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स क्या होती है? सर्टोली सेल्स सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का एक पार्ट है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? डेवलपिंग स्पर्म जो सेल है, डेवलपिंग स्पर्म सेल है, उनको नरिशमेंट प्रदान करना। इसे मदर और नर सेल भी कहते हैं। सर्टोली कोशिका भक्षक कोशिका या फैगोसाइट के रूप में भी कार्य करती है, जो शुक्राणु जनन के दौरान रेजिडुअल साइटोप्लाज्म का उपभोग करती है। दूसरा ऑप्शन, इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन बता रखा है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसका मुख्य कार्य प्रोस्टेट फ्लूइड स्रावित करना होता है। टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन यह नहीं करती। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम। यह कोशिकाओं का एक समूह है जो अंडाशय से बनता है और प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर जो तीसरा है वो करेक्ट पेयर है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड वन, तीसरा कॉर्पस ल्यूटियम। धन्यवाद।